हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? पिछले वीडियो हमने देखा था सॉल्वेशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। कौन कौन से फैक्टर हमारे एसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं, सॉल्वेशन एसोसिएशन दोनों चीज़ देखा था, ठीक है। और इस वीडियो में देखेंगे हम जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं तो उसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन 7 नंबर पे जनरली पूछ लेता है हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में, ठीक है। कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे, बाकी इसको अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो ये जो नोट्स है तो आपको इस जो यूनिट होगा इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरा यूनिट फर्स्ट का नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे टेम्परेचर। पहला फैक्टर टेम्परेचर है, किसी भी सॉल्वेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी सॉल्वेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो हमारी सॉल्वेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। जनरल आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए आप घर पे देखते होंगे शक्कर है, शक्कर को अगर आप ठंडे पानी में घोल रहे हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वही गर्म पानी में शक्कर डाल दिए, ठीक है, जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो जल्दी उसमें घुल जाती है शक्कर, ठीक है, गर्म पानी में। तो यहाँ पे क्लियर है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्वेबिलिटी कम रहेगी। और टेम्परेचर ज़्यादा होने से कैसे क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा उनके जो एटम्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी तेज हो जाती है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्वेबिलिटी भी बढ़ जाती है। वाक्य आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके पीडीएफ। दूसरा फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर की बात करें, जैसे पोलर और नॉन पोलर में होता है। पोलर और नॉन पोलर हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे अगर नेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारा सॉल्यूट जो है पोलर है, ठीक है, तो वो कौन से सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा? केवल पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ना कि नॉन पोलर। नॉन पोलर में इनसोल्यूबल होगा। दूसरा, अगर हमारा सॉल्यूट जो है नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो इसलिए वो हमारा पोलर वाले में इनसोल्यूबल होगा और नॉन पोलर में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक। जो जिस कैटेगरी का है, जैसे हम पढ़ा था कॉन्सेप्ट लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूरा करेगा। नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर में डिजॉल्व होगा। और एक होता है टर्म आयनिक सोल्यूशन। अगर आयनिक सोल्यूट है तो हमारा पोलर वाले में, चूंकि पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उसमें आयन वाले काम कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक। अब उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट। तीसरा फैक्टर है कि किसी भी सॉल्युबिलिटी में जो अफेक्ट करता है फैक्टर। इसके बारे में आप जितना बढ़ा चढ़ा लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्ट बता रहे हैं, बाकी आप पढ़ना चाहते हैं नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट कैसे अफेक्ट करता है? जैसे किसी भी सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, जैसे कोई भी सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा सेम होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा उतना ज़्यादा हमारी सॉल्वेबिलिटी होगी। समझ गए होंगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो जितना ज़्यादा सिमिलर होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। और तीसरा फैक्टर हो गया प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर का हमारे जनरली लिक्विड वाले में, अगर लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हो रहा है तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर गैस का मिक्सचर हो रहा है तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हमारा गैस की सॉल्वेबिलिटी लिक्विड में होगी, ठीक है। गैस हमारा क्या होगा? लिक्विड में उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा। ये हेनरी का लॉ यहाँ पे काम करता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बात करें तो यहाँ पे लिक्विड में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर गैस की सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड में देखें तो वहाँ पे अफेक्ट पड़ता है। अब इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का इफेक्ट कैसे पड़ता है देख लेते हैं। जैसे आप कोई बड़े कंटेनर पे कोई चीज़ डिजॉल्व करते हैं, मान लीजिए भगोना लिया, भगोना में आप शक्कर डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब बड़ा बड़ा स्टीयरिंग रॉड होता है उसको बड़ा बड़ा लेके घुमा देते हैं, जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। वही आप जब ग्लास में लेते हैं वही मटेरियल को, वही शक्कर को उतने अमाउंट में, तो ग्लास में जब लेंगे तो उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगे, ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इस एग्जाम्पल से पता चलती है कि अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है, हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो कंपाउंड की जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी, और सरफेस एरिया अगर हमारा कम है तो सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी। ये भी हमारा क्लियर हो गया।
सरफेस एरिया से क्या इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट ऑफ पीएच, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टेम्परेचर, ऊपर से पीएच, ये वाला पीएच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें लिखा है मैटर, बाकी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन चीज़ इसकी बता दें, जितना ज़्यादा पीएच होगा, जैसे हमारा पीएच स्केल होता है, वहाँ पे 1 से लेके 14 तक कॉलम होते हैं, ठीक है। अब बीच में हमारा 7 होता है। 7 क्या है, न्यूट्रल। 1 क्या है, मोर एसिडिक। और 14 क्या है, मोर बेसिक। जितना ज़्यादा हमारा यहाँ पे पीएच होगा, उतना ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होगा या बेसिक सॉल्यूट होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। और जितना कम पीएच होगा या एसिडिक कंपाउंड होगा, तो एसिडिक कंपाउंड की हमारी सॉल्युबिलिटी उतना कम होगी, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं। मतलब बेस है, ज़्यादा बेसिक है, तो सॉल्युबिलिटी भी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। अगर एसिड है, ज़्यादा एसिड है, तो हमारे सॉल्युबिलिटी भी उसी हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी। और आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट समझ गए होंगे, जैसे सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो उनमें क्या दूसरा इफेक्ट पड़ता है, और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं उनमें दूसरा इफेक्ट पड़ता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए, इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल इज लार्जर बिकॉज सोल्यूट ब्रेक अपार्ट इनटू आयंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट वाले होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तेज होती है। क्लियर हो गया। और हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 9 वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर आ रहा है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फार्मेशन। सॉल्युबिलिटी में कॉम्प्लेक्स फार्मेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्स फार्मेशन का इफेक्ट हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले थ्योरी देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल सीधे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन को अगर हम प्योर फॉर्म में रखें, या अगर केवल हम आयोडीन को वाटर में डिजॉल्व करें, H2O में हमने डिजॉल्व किया, तो ये इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। मतलब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक, वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होगा। वही जब हम इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं बाई एडिंग KI, पोटेशियम आयोडाइड का ऐड करके, हम यहाँ पे पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बना देते हैं। तो जब यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ से KI3 बन जाता है, तो जब KI3 को अब H2O में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्प्लेक्स फार्मेशन वाला। कोई कोई ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे सल्यूट होते हैं, जिनमें अगर, या ऐसे सल्यूट के लिए केवल बात करें, तो सल्यूट ऐसे कुछ होते हैं जिसमें अगर हम कोई दूसरा सल्यूट मिला दे, पहले तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा। जैसे हमारे यहाँ पे आयोडीन हो गया, पहले आयोडीन डिजॉल्व नहीं हो रहा था, जब इसके साथ एक KI मिला दिया, जब इसका कॉम्प्लेक्स एक बन गया, ठीक है, तब इसको अगर डिजॉल्व किया तो डिजॉल्व हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जर्नल अपने फार्मेसी से रिलेटेड में। जैसे एक टैबलेट आती है एंटीबायोटिक की, जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन को जब हम कैल्शियम के साथ लेते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ जब लेंगे तो ये इनसोल्यूबल हो जाता है। जैसे जनरली देखे होंगे जो डॉक्टर होते हैं, अगर एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो कहते हैं दूध के साथ कभी ना खाना, क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम। कैल्शियम के साथ हमारा जब टेट्रासाइक्लिन ऐड होता है, ठीक है, जब कैल्शियम के साथ ऐड ऑन होता है, तब ये क्या बना देता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है जो इनसोल्यूबल होता है। तो अगर हमारे पेट में कुछ ऐसा बन जाए जो इनसोल्यूबल है, तो हमारी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो जब डॉक्टर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक वैसे बहुत कम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दूध के साथ लेने को मना किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया लगभग 8 से 9 जो फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप PDF जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे डाउनलोड करके और अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।